Afternoon, everyone. My name is Adil Ashraf, and I have done my BTech from NIT Srinagar in Chemical Engineering Department. So बेटा आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास वे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा, पहले मैं आपको समझाऊंगा। ऑप्टिक्स का मतलब होता है सिंपली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जानने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट को हम बोलते हैं वे ऑप्टिक्स। तो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं वे ऑप्टिक्स। इसके बारे में हम जो भी वेव नेचर या पार्टिकल नेचर है उसके बारे में जो भी थ्योरी ने दी वो हमें इसमें पढ़ना पड़ता है बेटा। समझ आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। वे ऑप्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस की अगर आप बात करोगे या नीट की बात करोगे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बेहतरीन बात होती है अगर आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे बनेंगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने ये चैप्टर पढ़ा होना चाहिए और अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और वो मैं आपको अच्छे से ये करा दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। पूरी एससी वर्मा हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, और भी जो बाकी रोडों के जो भी रेलेवेंट सवाल होंगे वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, नोट बनाने और प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है। कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। समझ आ गया? तो इसके ऊपर क्या किया, बहुत सारे सेंट्स आए। कुछ सेंट्स ने बोला ये वेव है, कुछ ने बोला पार्टिकल है। तो उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आए थे न्यूटन। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको हमने नाम दिया क्या? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोल बेटा? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन बहुत पहले जमाने में आ चुके थे, 1675 में। कब आए थे? 1675 में जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने कहा जो ये हमारे पास लाइट है ये पार्टिकल है। क्या बोला था बेटा? पार्टिकल है। इसने हमने बोला कैसे पार्टिकल है? इसने बोला जो भी कोई सोर्स है, जो भी लाइट सोर्स है उससे जो है छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। जो भी लाइट सोर्स है उससे छोटे छोटे पार्टिकल बोलते हैं। और इसने बोला इन पार्टिकल का नाम है कार्पस्क्यूल। इन पार्टिकल्स का क्या नाम है? कार्पस्क्यूल। इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम भी हमने क्या दिया? न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी। तो इसने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा देखिए बेटा, जो भी ये लाइट है इसके पास पार्टिकल नेचर होता है। ये तो पहली बात बोली। फिर हमने बोला कैसे कैसे पार्टिकल नेचर होता है। इसने बोला देखो बेटा, जो भी लाइट होती है, जो भी लाइट होती है उससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। इससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा? कार्पस्क्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस्क्यूल्स। इसने बोला ये जो कार्पस्क्यूल होते हैं ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब जैसे बॉल होती है कास्को की, जैसे उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। समझ आ गया? इलास्टिक नेचर होता है इसका। और ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब मजबूत होते हैं। ठीक है, इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं, यानी कि इनके ऊपर मास वास नहीं होता है। और ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूटन साहब कह के गए हैं 1675 में। समझ आ गया? तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इसके बाद इन्होंने कहा ये तो होते बोला कार्पस्क्यूल क्या होते हैं। इन्होंने कहा कोई भी जो हमारे पास लाइट सोर्स होता है, कोई भी जो हमारे पास लाइट सोर्स होता है उससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कार्पस्क्यूल्स। क्या बेटा समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब इन कार्पस्क्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज ने बताई। इसने कहा ये जो कार्पस्क्यूल्स होते हैं जब इनको आप छोड़ते हो तो ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कैसे चलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलते हैं। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलते हैं। देखिए, कार्पस्क्यूल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। लेकिन यहां पे इसकी गलती हुई। यहां पे सबसे बड़ी गलती इसने कर दी। इसने बोला जो लाइट है, सॉरी, जो ये कार्पस्क्यूल्स है ये डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलते हैं। डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलते हैं एज कंपेयर टू रेयर मीडियम में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मैं आगे आपको थोड़ा समझाऊंगा। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फोकाल्ट। क्या नाम था बेटा? फोकाल्ट। फोकाल्ट ने क्या किया, जब उन्होंने देखा जब हवा में लाइट चलती है तो बहुत तेज चलती है और जब ये ग्लास में चलती है तो स्लो होती है। जब आप हवा देखोगे तो रेयर मीडियम है। समझ आया? रेयर मीडियम है। और जब ग्लास देखोगे तो एकदम डेंस वाला है। ठीक है, दैट मींस वो एक डेंसर मीडियम है। तो हमें क्या समझ आया? तो फोकाल्ट ने देखा, फोकाल्ट ने इसका उल्टा देखा। उसने कहा जब रियर मीडियम में लाइट होती है तो वो ज्यादा तेज चलती है, डेंसर मीडियम में स्लो चलती है। लेकिन यहां पे इसको गलती हुई थी। इसने बोला था स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा है ना कि रेयर मीडियम में। ये बात उन्होंने गलत कही थी। लेटर ऑन फिर ये प्रूफ किया रॉन्ग। किसने? फोकाल्ट ने। फोकाल्ट ने क्या प्रूफ किया?
स्पीड ज्यादा रेयर मीडियम में होती है देन डेंसर मीडियम। तो फिर ये थ्योरी इसीलिए फेल हो गई थी। क्या यहां तक समझ आ गया? इसके बाद उन्होंने कहा था जो अलग अलग कलर होते हैं, जो बेटा अलग अलग कलर होते हैं, जो भी कार्पस्क्यूल्स के अलग अलग कलर हो, जैसे आप बोलोगे वायलेट, रेड, इंडिगो, ब्लू, तो अलग अलग कलर होंगे, तो कार्पस्क्यूल्स की भी अलग अलग शेप और साइज होंगे। कार्पस्क्यूल्स के क्या होंगे? अलग अलग शेप और साइजेस होंगे। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कार्पस्क्यूल्स। देखो बेटा मैं पहले ही लिख के इसलिए लाता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा अगर मैं फिर से लिखूंगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है पहले से लिख के लाने का। बट क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको कम करने के लिए पहले से मैं लिख के लाता हूं, वरना मेरे को भी पसंद नहीं है पहले से लिखा हुआ। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये तीन चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। पहली चीज उन्होंने एक्सप्लेन की सॉरी तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने एक्सप्लेन की, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसने क्या कहा, ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको बहुत आराम से इसने उनको बोला कैसे, इसने कहा जो ये जो कार्पस्क्यूल्स होते हैं रिजिड होते हैं, एक बॉल की तरह आप समझो, तो ऐसे मारोगे तो बॉल तो स्ट्रेट ही चलेगी जब तक कि वो किसी चीज से ना टकराए। तो इसने क्या कहा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगी क्योंकि ये कार्पस्क्यूल्स हमारे रिजिड पार्टिकल होते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया इसने। किसको एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस भी जाएगी। सिंपल, अगर आप एक बॉल देखोगे, जिस एंगल से आप बॉल को दीवार से टकराओगे, ऐसे अगर आपने टकराया तो बॉल ऐसे जाएगी, यानी कि जिस एंगल से बॉल टकराएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। यानी कि उसने कहा आप मानो लाइट एक कार्पस्क्यूल एक बॉल है, क्योंकि रिजिड पहले ही बोल चुका था और ये बोल चुका था ये इलास्टिक है, यानी कि बोला जिस एंगल से टकराओगे उस एंगल से निकलेगी, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यहां पे हमको पता चला रिफ्लेक्शन भी इसने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर आप देखोगे ये डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में पार्टिकल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगा, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगा, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये बेंड हो सकता है। अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो इतना बेंड, अगर थोड़ा कम फोर्स लगाया तो लाइट जो है थोड़ी कम बेंड होगी। तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट को भी इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट मींस इसने रिफ्रैक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब देखो ये थ्योरी जो है कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ओब्वियसली कुछ कोई हर एक चीज में जो है कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ चीजें इसने बहुत आराम से एक्सप्लेन की और कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसमें सबसे पहले था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि छोटा कुछ, अब मैं इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन उसने पूछा बताइए न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो आराम से आप कर सकते हो, इसीलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये थोड़ा, इसके बाद मजा आएगा। ध्यान रखना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस क्या है, पूरा 2 लेक्चर लगेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये होते हैं वेव की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? वेव की प्रॉपर्टी। लेकिन इसने क्या बोला, ये पार्टिकल है, इसलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, एक तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों? इसने बोला था लाइट पार्टिकल है लेकिन ये वेव की प्रॉपर्टी है। डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है। पोलराइजेशन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया? क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है। बेटा मैंने अभी बोला 1850 में कौन आया, और एक साइंटिस्ट आया जिस साइंटिस्ट का नाम था फोकाल्ट। किसका क्या नाम था? फोकाल्ट। और फोकाल्ट ने बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में ज्यादा होती है। एयर हमको पता है बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि रेयर मीडियम, उसमें स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। इसीलिए हमें पता चला फाइनली ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि ये थ्योरी बोल रही थी डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है बेटा, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ये थ्योरी फेल हो गई। लेकिन आप देखो स्टार्ट हुई थी 1675 में और फेल हो रही है कब? 1850 में। 1850 में किस वजह से? इस थ्योरी में तो उतना कुछ दम नहीं था, सिर्फ पार्टिकल नेचर इसने बोला, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको भी, लेकिन फिर ये इतनी देर चले क्यों? बिकॉज ऑफ द नेम, क्योंकि नाम बहुत बड़ा था। इस थ्योरी के पीछे नाम था न्यूटन साहब का। न्यूटन का नाम ही इतना बड़ा था कि आसपास के साइंटिस्ट जितने भी थे वो कह रहे थे लाइट वेव है, वेव है, वो पुकारते रह गए।
लेकिन लोगों ने सुनी किसकी? न्यूटन की, क्योंकि न्यूटन ने बहुत काम किया था और न्यूटन का नाम इतना बड़ा था, इतना वजन था उसके नाम में कि अगले एक तो 1675, 1700 में भी नहीं, 1800 में भी नहीं, 1850 में ये थ्योरी फेल होती है। वो भी तब जबकि एक्सपेरिमेंट किया गया, ना कि बातों बातों में ये फेल नहीं हो सकती थी। समझ आ गया? ठीक है। तो इसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जो बहुत देर तक बोलते रहे। न्यूटन जो थे, न्यूटन जी का अभी चल रहा था थ्योरी, लेकिन हाइगन लगातार बोलते रहे ऐसा है, वेव है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि जब तक न्यूटन का नाम था तब तक हाइगन नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही फेल होगी तो हाइगन को मौका मिला, तो हाइगन ने अपनी थ्योरी पेश की। तो जो बोलेगा वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेटा चलो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ गए जो और एक साइंटिस्ट थे जो साथ साथ में ही थे न्यूटन के, हाइगन, ठीक है। तो आप इससे पहले अगर आपने देखा होगा, जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी वो 1675 की थी, और उसके 3 साल बाद ही हाइगन ने थ्योरी दी। लेकिन इसको तब तक किसी ने नहीं जाना जब तक कि 1850 नहीं आया। समझ आया? तब तक इसको उतना जो है वाव नहीं मिला, क्योंकि न्यूटन का नाम इतना बड़ा था। तो ठीक है, ये डेट आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। आप ये डेट याद करोगे 1675 70, ये यहाँ पे बायोलॉजी नहीं चल रही है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1600 में किया, 1661, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, बताइए हाइगन की वेव थ्योरी क्या बोल रही थी। हाइगन की वेव थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है, ये वेव नेचर के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? वेव नेचर के बारे में। किसके बारे में? वेव नेचर के बारे में। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है, हाइगन थ्योरी वेव नेचर एक्सप्लेन करती है। तो हाइगन ने क्या बोला? लाइट एक मैकेनिकल वेव है। सबसे बड़ा ब्लंडर इसने यहीं पे किया, बोला लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन बेटा हम सबको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन्होंने कहा जो लाइट है एक मैकेनिकल वेव है। बेटा जो भी मैकेनिकल वेव होती है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। समझ आ गया बेटा? वो वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़े उसको मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो इसने कहा लाइट एक मैकेनिकल वेव है विच नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट, विच नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट। अभी ये इस पे भी फंसेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी सबसे बात इसने क्या कही, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्या बोला इसने? लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो लाइट अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तो क्या, देखो अब आप बोलोगे सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। लॉन्गिट्यूडनल, ये इसने कहा, ठीक है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट इधर चल रही है, लाइट अगर इधर चल रही है तो पार्टिकल भी इधर इधर ही ऑसिलेट करेंगे, यहीं पे आगे पीछे करेंगे। समझ आया? लेकिन अगर पार्टिकल्स ने, अगर लाइट ऐसे चल रही है आगे की तरफ और पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट मींस लाइट की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेशन आपस में परपेंडिकुलर है, तो वैसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल है, जो इसका वाइब्रेशन होता है, ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी। जिधर वेव उधर ही ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये ट्रांसफर वेव होगा, वेव आगे, पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, तो इट मींस ये ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में लाइट भी आगे जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे कर रहा है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ऐसे वेव को हम बोलेंगे ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दूसरी बात इसने कही लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव है जो प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जब सेम डायरेक्शन में होंगे। किस में होंगे बेटा? सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इससे सवाल पूछा गया, सर अगर आप बोलते हैं लाइट एक जो है, आपने कहा मैकेनिकल वेव है, ठीक है, तो लाइट सन से कहां आ रही है? लाइट सन से आ रही है, जमीन पृथ्वी पे ही तो आ रही है लाइट। तो अगर ये पृथ्वी पे आ रही है तो सन से लेकर पृथ्वी तक बहुत सारा रीजन ऐसा है जहां पे वैक्यूम है। जहां पे क्या है बेटा? वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो वहां पे मैकेनिकल वेव तो नहीं चल सकती है। तो अगर वहां पे मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती है तो सन से लाइट जमीन तक आएगी कैसे? ये सवाल इससे पूछा गया, ये सवाल इससे पूछा गया। तो इन्होंने बहुत ही, वो नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं तो उनको आंसर नहीं पता होता है, अब वो सीधे बोल भी नहीं पाते कि आंसर नहीं पता है, घुमा फिरा के जवाब देते हैं। तो वैसे ही हरकत जब इंटरव्यू में करते तो लात मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझा? तो हॉनेस्ट रहना पड़ता है। तो इन्होंने वही हरकत कर दी यहाँ पे, इसलिए इनको फिर थोड़ी देर बाद जो है इनको कर दिया गया बाहर।
इन्होंने बात क्या कही, इन्होंने कहा एक इथर एक मीडियम होता है। किसने बोला वैक्यूम होता है? इसने कहा वैक्यूम है, ठीक है वैक्यूम है, लेकिन एक मीडियम होता है जिसका नाम है इथर। तो अब जो बाकी साइंटिस्ट है वो लोग सुन रहे थे, ठीक है इथर। तो इन्होंने बोला कुछ बताइए इथर के बारे में, क्या है इथर, ये कौन सा मीडियम है, हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं देखा, तो हमने तो नहीं जाना इसके बारे में, है क्या ये। इन्होंने कहा ये जो इथर है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत ताज्जुब की बात थी कि पूरी यूनिवर्स में इन्होंने कहा फैला हुआ है, ठीक है। अब पहले वो सुनते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, बड़े लोग, उनको आदत होती है पहले पूरा ध्यान से सुनते हैं, नॉलेजेबल पर्सन। तो अब वो सुन रहे थे, उसने कहा इथर है, उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में फैला है, उन्होंने कहा ठीक है आगे बताइए उसके बारे में। इसने कहा ये बहुत डाइल्यूट होता है। क्या होता है? बहुत डाइल्यूट, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत लो होगी और बहुत इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब कहीं भी फैल सकता है, कहीं पे भी फैल सकता है। बहुत ज्यादा इलास्टिक, बहुत डाइल्यूट, ये दो वर्ड इसने किस लिए एक्सप्लेन किए ये भी आपको पता चलेगा। इसके बाद क्या कहा इसने कहा एक तो ये बहुत डाइल्यूट है और बहुत ही इलास्टिक मीडियम है, बहुत ही इलास्टिक मीडियम है। लेकिन उन्होंने कहा, बाकी साइंटिस्ट ने कहा ये होता कैसा है, ये होता कहाँ पे है, कैसा होता है, क्या है क्या नहीं है। इसने कहा ये अनटचेबल होता है, इसको आप टच ही नहीं कर सकते हो, और ये अनडिटेक्टेबल हो सकता है, ना आप देख सकते हो, तो बात खत्म। बहुत टाइम तक फिर साइंटिस्ट को यही मानना पड़ा इथर इथर, लेकिन बाद में प्रूफ हुआ इथर जैसी कोई चीज होती नहीं थी। ये सबको बेवकूफ बना के निकल गया वहां पे, समझ आ गया, ठीक है। तो अब जो है अगर आप देखो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो होती है वो होती है अंडर रूट ई अपॉन रो। ई यहाँ पे होती है बेटा इलास्टिसिटी, क्या होती है? इलास्टिसिटी। और डेंसिटी होती है यहाँ पे रो। रो क्या होती है बेटा? डेंसिटी। तो इसने क्या कहा? हाईली इलास्टिक यानी कि डेंसिटी बहुत ज्यादा, और बहुत ही डाइल्यूट यानी कि डेंसिटी बहुत कम, डिनोमिनेटर बहुत छोटा, न्यूमरेटर बहुत बड़ा, ओवरऑल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या आपको समझ आ गया? क्या बोला हाइगन ने? हाइगन ने सिंपल बोला लाइट के पास वेव नेचर होता है। इसने बोला लाइट एक मैकेनिकल, आपसे पूछा जा सकता है किसने बोला लाइट एक मैकेनिकल वेव है? हाइगन ने बोला लाइट मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। और ये इसको बोला अगर लाइट को क्या चाहिए? चलने के, आपने लाइट बोला एक मैकेनिकल वेव है तो इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम है कहाँ? इसने बोला इथर है। बाद में ये इथर हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, इसने ऐसे बोला। अब ये कुछ चीजें हैं जो इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। एक मिनट आप रुकिए, देखो सबसे पहले जो है यहां पे मैंने लिखा है कुछ चीजें जो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। सबसे पहले इसने एक्सप्लेन किया क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज जो इसने एक्सप्लेन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन के लॉज को एक्सप्लेन किया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, उसको एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तीसरी चीज इसने रिफ्रैक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ आ गया। उसके लॉज भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? उसके लॉज को एक्सप्लेन किया। वो आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, आगे होता है, लेकिन अभी आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए क्या एक्सप्लेन करता है। इंटरफेरेंस आराम से एक्सप्लेन कर दिया इसने, ठीक है। देखो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। बट यहां पे बड़ी बात आती है, ये फेल हो गया पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसका कंसेप्ट गलत था। आपसे क्वेश्चन क्यों गलत होते? क्योंकि आपने कोई ना कोई चीज गलत पढ़ी होती है, इसीलिए क्वेश्चन गलत होता है। उसी तरीके से इसने गलत जो दिया था स्टेटमेंट कि लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसको पता ही नहीं था, तो ये कैसे एक्सप्लेन कर पाता? इसीलिए फेल हो गया, समझ आया। यहां पे देखो, इट फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पोलराइजेशन। पहले आपको चलता बस इतना ही, पहले आप पढ़ते हैं पहले जमाने में पोलराइजेशन बस। अब पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछ सकता है। हाइगन ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्यों नहीं कर पाया था? क्या रीजन था? क्योंकि पोलराइजेशन
प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। फेलियर टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी है क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हाइगन, क्या ये सही है? यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि हाइगन बात कर रहा था वेव थ्योरी के ऊपर, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की पार्टी। जब पार्टिकल की प्रॉपर्टी है वो, तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? समझ आया? इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि ये वेव के बारे में बात कर रहा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये किसका है? वो पार्टिकल का नेचर है। आई होप आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिश की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे हर एक सवाल बने, जो भी HC वर्मा आप खुद लगाने चाहिए वो उसके सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पूरा लगने दो कितना टाइम लगेगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके जाएंगे। समझ आ गया? ताकि पूरा आपको ट्रेन करके भेजेंगे यहाँ से, तो आप क्वेश्चन को जो है दे जाओ उड़ा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।